बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कौमी आमदनी की डेफिनेशंस पढ़ी थी और सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कौमी आमदनी से मुराद है कि एक मुल्क के तमाम अफराद की इनकम का मजमूआ। इसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी जिसमें मार्शल, पीगो, हिक्स वगैरह की डेफिनेशंस थी, सैमुअल्सन की डेफिनेशंस थी। इन सारी डेफिनेशंस को हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि कौमी आमदनी की जो मेजरमेंट है उसके 3 मेथड्स हैं। तो आज की वीडियो में हम कौमी आमदनी की मेजरमेंट या कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शख्स की जो इंडिविजुअल इनकम को अगर हम देखें तो हम अपनी इनकम को टोटल करते हैं तो वो एक सिंपल टास्क होता है, लेकिन एक पूरे मुल्क के अंदर जैसे बहुत सारे अफराद होते हैं, करोड़ों की आबादी होती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो उसमें बहुत सारे अफराद हैं, तो उन तमाम लोगों की इनकम को टोटल करना जो है इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। तो उसके लिए हमें जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो डेवलप किए हैं जिनके ज़रिए हम कौमी आमदनी की मेजरमेंट कर सकते हैं। और कौमी आमदनी की मेजरमेंट में हमें बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हम इन मेजरमेंट के जो मेथड्स जब पढ़ेंगे और फर्दर डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे। अब ये कौमी आमदनी की जो मेजरमेंट है उसके मेथड्स की तरफ आने से पहले ये एक सिंपल जो एक फ़िगर है उसके ज़रिए आप इकोनॉमी के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशंस हमने पढ़नी है या मेथड्स पढ़ने हैं वो किस तरह से इक्विवेलेंट है। जैसे ये देखें आपके सामने एक फ़िगर है कि 2 लोग फ़र्ज़ करें कि एक प्रोड्यूसर और बायर कौन होता है? जो ख़रीदार होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले जो होते हैं वो बायर कहलाते हैं, और जो प्रोड्यूसर यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले जो लोग हैं उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो उनके बीच में ये एक इकनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है जो कि शर्ट है, तो वो शर्ट जो एक प्रोड्यूसर जो है वो बनाता है, एक शर्ट बनाता है, प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, तो वो बना के ये बायर को सेल करता है और बायर जो है वो उसके बदले उसको 2000 रुपीज़ जो है वो उसकी मार्केट प्राइस है वो इसको पे करता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बायर को ख़रीदार को बेचता है और बायर जो है वो उस फाइनल प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है वो पे करता है। अब ये इकनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है इन 2 लोगों के बीच में, तो इस इकनॉमिक ट्रांजैक्शन से हम जो है ना ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो 2000 रुपीज़ है आपके सामने ये क्या चीज़ है। ये अगर हम इसको हम 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस 2000 रुपीज़ को, ठीक है। एक तो ये जो 2000 रुपीज़ है ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, यानी कि ये जो 2000 रुपीज़ हैं ये इसकी इनकम है क्योंकि इसने शर्ट पैदा करके सेल करके ये इनकम अर्न की है। और अगर हम इसी 2000 रुपीज़ को बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ख़रीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये ख़रीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका ख़र्च है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है, ये उसका ये अखराजात हैं ये उसके, ठीक है, जो उसने पैसे ख़र्च किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अखराजात और जो इनकम है ये बराबर, यानी कि जितना ये पैसे खर्च करेगा जो ख़रीदार है उतने ही जो है ये प्रोड्यूसर को इनकम हासिल होगी, या इसको जितनी इनकम हासिल होती है उसको उतना ही उसका ख़र्चा होगा। और ये दरमियान वाली जो टर्म है मार्केट प्राइस ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि टोटल कितनी सेल्स हुई हैं, यानी कि एक शर्ट सेल हुई है पूरी मार्केट में और उस एक शर्ट की जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। तो इस तरह से अगर हम जो मार्केट में जितनी सेल्स हुई हैं उन सेल्स की मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लें तो भी हमारे पास वही जवाब आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इनकम है, नेशनल इनकम जो है उसको हम इन 3 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों से एक ही तरह का जवाब आएगा, यानी कि हम एक मुल्क के अंदर, जैसे ये एक शख्स की 2 लोगों की एग्जांपल दी है, तो इस तरह से पूरे मुल्क में सिर्फ एक ख़रीदार नहीं होता, बहुत सारे ख़रीदार होते हैं
और उन बहुत सारे ख़रीदार जो हैं वो जितने भी अखराजात करते हैं, अगर हम उसको जमा कर लें तो वो पूरे मुल्क की नेशनल इनकम आ जाएगी। इसी तरह पूरे मुल्क में जितने भी लोग जो हैं जो अशिया पैदा करने वाले हैं उनकी इनकम को हम जमा कर लें तो भी हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। इसी तरह से पूरी मार्केट के पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हुई हैं उनकी जो मार्केट प्राइस जो है उसको हम ऐड कर लें तो भी हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का। तो इसी से हम ये 3 जो मेथड्स हैं वो हमने डेवलप किए हैं। तो ये सबसे पहला ये जो दरमियान वाला मेथड है इसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, इसको हम इनकम मेथड कहते हैं, और ये वाला जो मेथड है इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अब ये तीनों मेथड जो है ये हम 1 बाय 1 करेंगे। ये देखें जो ये प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए नेशनल इनकम की मेजरमेंट का तरीका इसके अंदर हमने पढ़ना है। इस तरीके की पैमाइश के मुताबिक किसी मुल्क में पैदा होने वाली शाह खदमात की हतमी ज़री मालियत, यानी कि जो फाइनल हतमी मतलब फ़ाइनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी ज़री मालियत यानी कि मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में जो प्राइस होती है उसको जमा कर लिया जाए तो पैदावार के तरीके में कौमी आमदनी की पैमाइश में दर्ज झैल शाह खदमात की मालियत को जमा किया जाता है। अब हम पूरी इकॉनमी को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर देते हैं, जैसे ज़रूरी अशिया हैं इसमें गंदम, कपास, दालें, चावल, फल वगैरह ये सारी ज़रात में ये अशिया पैदा होती हैं। दूसरी कैटेगरी जो है ये मादनी अशिया की आ जाती है, जैसे लोहा, कोयला, नमक, कुदरती गैस जो मादनियात निकलती हैं ज़मीन से। तीसरी कैटेगरी सनती अशिया की आ जाती है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडस्ट्रीज़ में जो अशिया पैदा होती हैं जैसे कि कपड़ा है, मशीनरी है, अद्वियात है, रेडियो, बर्तन, धागा वगैरह। खिदमात हैं, खिदमात के शोबे में वो सब खिदमात आ जाती हैं जैसे क्योंकि खिदमात के बदले भी लोग इनकम अर्न करते हैं, सिर्फ अशिया पैदा करके इनकम अर्न नहीं करते। जैसे डॉक्टर है वो आपको जो है मशवरा देता है, मेडिसिन आपको बताता है कि ये मेडिसिन आप यूज़ कर लें तो उसके बदले वो आपसे फ़ीस लेता है। इसी तरह से लॉयर, आप लॉयर को फ़ीस देते हैं, वो आपको लीगल सर्विस देता है। टीचर्स आपको एजुकेशन अपनी यानी कि स्किल प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं तो उसके बदले वो आपसे फ़ीस लेते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे दूसरे इस किस्म की सर्विसेज होती हैं और बहुत सारे दूसरे इदारों में, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, इनकी जो इनकम है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा मुतफर्रिक अशिया मसलन मछलियाँ, मुर्गियाँ, हैवानात और जंगलात वगैरह की आमदनी, ये चीज़ें सेल करके भी जो लोग इनकम अर्न करते हैं वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को अब हम एक टेबल के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें ये एक टेबल है, यही जो आपने मेथड पढ़ा है प्रोडक्ट मेथड, उसमें एक जो है फिक्टिशियस टेबल के ज़रिए या फर्जी वैल्यूज़ के ज़रिए आपको प्रोडक्ट मेथड की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक टेबल बनाया गया। जैसे ये पहला जो ये कॉलम है सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, यानी कि मुख्तलिफ शोबे हैं इकॉनमी के, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि शाह पैदा करने वाले शोबे और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले शोबे। तो इसमें एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो मैंने लिया है, उसमें 3 चीज़ें ली हैं, वीट, राइस, कॉटन, यानी कि फ़र्ज़ करें कि 3 चीज़ें पैदा हो रही हैं। हकीकत में तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है ना, लेकिन यहाँ पर एक फर्जी टेबल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिया है टोटल आउटपुट। ये इसमें क्या लिखना है हमने कि ये जो अशिया हैं ये एक साल के दौरान कितनी जो है इसकी मिकदार पैदा हुई है। जैसे वीट है वो 10 kg पैदा हुई है, ठीक है, पूरे साल के दौरान। ये आपने याद रखना है कि जो नेशनल इनकम का जो डाटा है वो एनुअल डाटा होता है, यानी कि पूरे साल के दौरान आपने ये मेजरमेंट जो है पूरे साल की होती है। इसी तरह से राइस जो है, चावल, वो 20 kg पैदा हुआ है एक साल के दौरान। कॉटन जो है वो 50 बेल्स यानी कि 50 गांठें जो हैं वो पैदा हुई हैं। तो अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस चीज़ को भी आप मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी आउटपुट, तो वो आपने उसके यूनिट्स जो हैं वो आपने डिफाइन करने हैं कि किस यूनिट, जैसे ये केजी में हम मेजर कर रहे हैं, जो कॉटन है उसको हम उसकी कितनी गांठें पैदा हुई हैं ये हम मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस ली है कि ये जो 1 kg वीट है उसकी मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ है। मार्केट प्राइस को हम रुपीज़ में जाहिर कर रहे हैं। और इसी तरह से राइस है, उसकी जो पर kg प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है। कॉटन की पर बेल यानी कि एक गांठ की जो कीमत है वो 10 रुपये है। ठीक है, ये सारी फर्जी वैल्यूज़ ली गई हैं।
तो अब इस लास्ट कॉलम में हमने क्या किया, टोटल वैल्यू यानी कि जो मार्केट प्राइस पे इस आउटपुट की कुल मालियत जितनी बनती है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। जैसे एग्रीकल्चर में जो वीट है ये 10 kg पैदा हुई थी, 20 रुपये इसकी प्राइस थी 1 kg की, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आ गया। इसी तरह 20 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 600 जो है वो आ जाता है। इसी तरह 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 500 रुपीज़ की कॉटन पैदा हुई है। इसी तरह से जो है ना सेकंड जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री में हमने 2 आइटम्स लिए हैं। शुगर इंडस्ट्री, शुगर पैदा होती है, 5 kg जो है वो शुगर पैदा हुई है एक मुल्क में 1 साल के दौरान, और शुगर की पर kg प्राइस 6 रुपीज़ है। इसी तरह से 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 रुपीज़ की जो शुगर है वो सेल हुई है। ठीक है, ये 30 रुपीज़ की शुगर सेल हुई है। इसी तरह से सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसमें 7 बैग्स सीमेंट्स के पैदा हुए हैं और एक बैग जो है वो 10 रुपीज़ का सेल हुआ है। तो इस तरह से टोटल 10 × 70 रुपीज़ की मालियत के टोटल सीमेंट जो है वो एक साल में सेल हुई है। ठीक है, अब तीसरा सेक्टर लिया है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में डॉक्टर्स लिए हैं मैंने। डॉक्टर्स जो हैं फ़र्ज़ करें कि 15 जो डॉक्टर्स हैं उस साल एक मुल्क में मौजूद हैं और हर डॉक्टर जो है ये उसकी एनुअल जो उसने फ़ीस अर्न की है या एनुअल इनकम अर्न की है वो 100 रुपये है। तो इस तरह 15 डॉक्टर्स ने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं, तो टोटल 1500 रुपीज़ की सर्विसेज डॉक्टर्स ने प्रोवाइड की हैं। इसी तरह से टीचर जो हैं 40 टीचर्स हैं एक मुल्क में और उन टीचर्स ने एक साल के अंदर 80 रुपीज़ की जो है ना फ़ीस ली है। ठीक है, एनुअल जो फीस है वो उनकी यानी कि एनुअल इनकम जो है टीचर्स की वो 80 रुपीज़ है एक टीचर की। तो इस तरह से 40 टीचर्स की जो कितनी उन्होंने इनकम अर्न किया 40 टीचर्स ने, तो 80 को 40 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3200 आ गया। ठीक है, तो ये सारी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस के ऊपर टोटल वैल्यू आ गई इन तमाम सेक्टर्स की आउटपुट की। तो इस सबको हम जमा कर लें 200, 600 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 1500 प्लस 3200 इक्वल टू 6100। तो ये इसका ग्रैंड टोटल हमने किया है, 6100 आया है और ये रुपीज़ में है। ठीक है, तो ये 6100 रुपीज़ जो है ये क्या चीज़ है, 6100 रुपीज़ जो है ये 6100 रुपीज़ GDP है एट मार्केट प्राइस। इसके साथ ये मैंने छोटा सा MP जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मार्केट प्राइस, क्योंकि हमने मार्केट प्राइसेस के ऊपर जो करंट मार्केट प्राइसेस है यानी कि उस साल की जिस साल की हम GDP कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल की हमने मार्केट प्राइस ली है, तो इसलिए हम GDP एट मार्केट प्राइस इसे हम कहेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये भी आपने डेफिनेशंस पढ़नी है GDP की, तो नेशनल इनकम की ये एक टर्म है। तो ये कौमी आमदनी जो है इस मुल्क की प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए वो 6100 जो है वो आई है हमारे पास। ठीक है, अब देखें इसमें एक और इशू आ जाता है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए तो उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क की इनकम को कैलकुलेट करना जो है ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसमें देखें दोबारा शुमार ना करना, यानी कि ये जो डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग है या अवॉइडेंस ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि किसी चीज़ को आपने 2 दफ़ा नहीं शुमार करना, क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ पैदा होके सेल हुई है तो एक शख्स की इनकम में उसकी वजह से इजाफा हुआ है। दोबारा से अगर हम जो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे नेशनल इनकम का जो डाटा है वो ओवर स्टेट हो जाएगा, उसकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा आएंगी जो कि गलत हो जाएंगी। अब ये देखें, इसको हम पढ़ते हैं पैदावार के तरीक़े पैमाइश में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी शय को एक से ज़्यादा बार शुमार ना किया जाए। मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत, आटे की कीमत और रोटी की कीमत को अलग-अलग जमा करें तो कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि गंदम और आटा के मरलों से गुजर कर ही रोटी पकती है और रोटी की कीमत में गंदम और आटे की कीमत भी शामिल होती है। इस गलती से बचने के लिए शय की इस शक्ल में कीमत शुमार की जाए जिस शक्ल में वो सार्फिन के पास सर्फ के लिए पहुँच जाए, या हर मरला पर किसी शय की इजाफी कीमत का मजमुआ भी इसकी असल मालियत को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर रोटी की कीमत इसकी आखिरी शक्ल होगी या इसकी इजाफी कीमत दर झैल तरीके से जमा की जाएगी। अब ये जो है ना ये एक टेबल आपको जो है ये दिया गया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें देखें इस टेबल के अंदर ये पहला जो स्टेज है इसमें पैदावार के मरले जो है ना ये लिखे गए हैं। आपको जो है एक रोटी की एग्जांपल दी गई है। एक आप होटल पे जाते हैं, वहाँ पर आप एक रोटी ख़रीद के खाते हैं।
ठीक है, तो उसकी कीमत जो है ना वो 5 रुपये है उस रोटी की। अब वो 5 रुपये रोटी की कीमत जो है जब आप अदा करते हैं तो उस 5 रुपयों में जो है ना गंदम की कीमत भी शामिल है उसमें, ठीक है, उसमें आटे की कीमत भी शामिल है, और फिर वो रोटी जिसने पकाई है, आटे को रोटी में तब्दील किया है, यानी कि जिस मजदूर ने रोटी पकाई है उसका मुआवजा या उसकी उजरत भी उसमें शामिल है, और फ़रोख्तकार का मुनाफा यानी कि जो जिस होटल पे आप जाके वो खा रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उसने भी अपना प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किया है। तो अब गंदम की कीमत जो है वो 2 रुपये है फ़र्ज़ करें, इसमें भी एक सिंपल आपको फ़र्जी वैल्यूज़ दी गई हैं। गंदम की कीमत 2 रुपये है जो कि आप किसान को आप अदा करते हैं, ठीक है। फिर उस गंदम से जब हम रोटी बनाते हैं तो उसकी जो गंदम से जब हम आटा बनाते हैं, यानी कि उस गंदम को पीस के आटा बनाते हैं तो उसकी कीमत, आटे की कीमत 3 रुपये होती है, 2 रुपये नहीं होती। क्यों नहीं होती 2 रुपये? क्योंकि वो गंदम को जब हम पीस के आटे में तब्दील करते हैं तो उसके ऊपर मजदूरी लगती है। कोई मजदूर जाहिर है उसके ऊपर अपनी एफर्ट करके उसको आटे में तब्दील करेगा, उसको पीसेगा, उसके ऊपर मशीनरी जो है वो भी हो सकता है इस्तेमाल हो। तो जब भी ये जो फर्स्ट स्टेज है गंदम, ये रॉ मटेरियल है, गंदम कह लें आपके, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो गंदम क्या है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है या ये एक इब्तदाई शय है ये, ठीक है। उसके बाद जब ये आटा बन जाता है उसकी कीमत 3 रुपये हो जाती है, तो 1 रुपया जो इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है गंदम की वैल्यू में आटा में तब्दील होने के बाद, तो वो वैल्यू में क्यों इजाफा हुआ है? क्योंकि हमने वो मजदूरी पे की है। उसके बाद जब इस आटे से रोटी पकाई जाती है तो भी वो रोटी जो है वो कोई मजदूर पकाएगा, तो वो जो है 4 रुपये उस रोटी की कीमत हो जाती है। तो वो 1 रुपया जो इसमें मज़ीद इजाफा हुआ उसकी वैल्यू में, तो वो जो वो इसलिए इजाफा हुआ क्योंकि उस आटे को रोटी में तब्दील करने के लिए काम किया गया है, उसके अंदर मेहनत की गई है और उसकी हमने उजरत पे की है। तो फिर वो रोटी जो है वो फ़रोख्तकार अपने होटल पे करता है, फ़रोख्त करता है, तो उस फ़रोख्तकार को भी हम 1 रुपया जो है वो प्रॉफिट अपना देते हैं। तो ये 1 रुपया जो प्रॉफिट है वो फ़रोख्तकार का मुनाफा है, ये 1 रुपया लास्ट वाला। तो अब ये देखें, अब इस तरह फाइनली जो उस रोटी की कीमत जो है वो 5 रुपये हो गई है, ठीक है। तो अब जो है हम, अब ये जो 2 कॉलम्स हैं इसमें से हम इस कॉलम को टोटल नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इस कॉलम को टोटल करेंगे, इस वाले कॉलम को हमने टोटल करना है। तो ये 5 रुपये आ गया, इसको टोटल करके या तो हम ये वैल्यू ले लें, ठीक है, या ये वाली जो लास्ट वैल्यू है वो हम ले लें। तो हम इसको टोटल करके ये वाली वैल्यू जो है हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ये टोटल कर लेते हैं तो इसके अंदर बहुत ये बार बार एक चीज़ शुमार होगी। जब हम रोटी की कीमत, हमने रोटी ख़रीदी तो उसकी कीमत में तमाम चीज़ों के ऊपर वैल्यूज़ शामिल हैं, तो इसलिए हम इसको टोटल नहीं करेंगे। यानी कि हर स्टेज के ऊपर इसको हम, ये वाला जो कॉलम है ये वैल्यू एडिशन का कॉलम है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि हर स्टेज के ऊपर जो किसी भी चीज़ की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, जैसे 2 से 3 रुपये इजाफा हुआ है तो 1 रुपया वैल्यू में इजाफा हुआ है। इसी तरह 3 से 4 रुपये जब तब्दील हुई है उसकी कीमत, तो 1 रुपया वैल्यू में इजाफा हुआ है। 4 से 5 रुपये 1 रुपया वैल्यू में इजाफा हुआ है। तो हर स्टेज पे जो वैल्यू में इजाफा हुआ है वो हमने इस कॉलम में लिखा है, और टोटल जो वैल्यू एडिशन है उसको हम कैलकुलेट कर लें, या फिर जो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये वाली रोटी की जो कीमत है, तो हम उस फाइनल प्रोडक्ट को हम शामिल कर लें। तो इस तरह से जब हम प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अपने फ़ाइनल शक्ल में उसकी मार्केट प्राइस शामिल हो, और जो है उसकी इब्तदाई अशिया या दरमियानी अशिया जो होती हैं, दरमियानी स्टेजेस होती हैं, जो उसके अंदर जो उसकी वैल्यू होती है उसको दोबारा ना शुमार किया जाए। अब इसके अलावा जो है एक और इसमें इशू आ जाता है अनपेड सर्विसेज, बिला मुआवजा खिदमात। ये क्या होती हैं? जैसे कि एक उस्ताद का अपनी बेटी या बेटे को पढ़ाना, एक टीचर है वो अपनी बेटी को पढ़ा रही है एक टीचर, तो वो उससे फ़ीस नहीं लेगी, ठीक है। अगर वही टाइम जो है वो किसी और को पढ़ाएगी तो वो उससे टीचर जो है वो फ़ीस लेगी, ठीक है। क्योंकि वो खुद से अपने आप से कोई भी शख्स पैसे नहीं लेता, तो इसलिए उसकी जो लेकिन वो सर्विस है वो इस तरह से नेशनल इनकम में शुमार नहीं होती। जो आप अपने आप को यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो नेशनल इनकम में शुमार नहीं होती। इसी तरह से अपने कपड़े आप खुद इस्त्री कर लेते हैं,
तो वो भी आप अपने आप को सर्विस दे रहे हैं, तो आप अपने आप से कोई पैसे नहीं लेंगे, तो वो भी आपकी जो सर्विस है वो उसकी कीमत जो है वो नेशनल इनकम में शुमार नहीं होगी। अपने जूते आप खुद पॉलिश कर लेते हैं, घर के बागीचा में फल और सब्जियां उगा कर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सारे तफरी के लिए कोई काम करते हैं जिससे आपको कोई इनकम नहीं हासिल होती, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में शुमार नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स कुक है, कोई बावर्ची है, वो अगर अपना खाना खुद पकाता है तो उसकी कीमत वो जो है वो वसूल अपने आप से नहीं करेगा, और इसलिए वो उसकी वो सर्विस जो है वो शुमार नहीं होगी। लेकिन अगर वो कहीं और जाके किसी होटल में जाके कुकिंग करता है, उसके बदले उसको सैलरी मिलती है, तो वो उसकी सर्विस शुमार होगी। तो इस तरह बिला मुआवजा जो खिदमात हैं वो इसके अंदर शुमार नहीं हो। इसलिए बाज़-औक़ात लोग जो है बहुत सारी सर्विसेज खुद से अपने आप को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसी इकोनॉमी जो है वहाँ पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो होती है ना वो इतनी करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर खुद मार्केट से वो चीज़ परचेज करने की बजाय खुद ही से अपनी जो यानी कि सेल्फ सफिशेंट हैं लोग, बहुत सारे अपने काम खुद ही कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी वो खुद ही पैदा कर रहे हैं अपने घर में। तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इनकम का जो डाटा है वो करेक्ट नहीं हो सकेगा, करेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखें मज़ीद जो है ना एक और इसके अंदर इशू आ जाता है, मख्फी या ज़ेरे ज़मीन सरगर्मी। ठीक है, ये भी एक जो है ना इशू है, ये मख्फी क्या, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, अंडरग्राउंड इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या होती हैं, मख्फी का मतलब होता है छुपे हुए। कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त लाजमी है कि खाम कौमी पैदावार की मालियत का अंदाज़ा लगाते वक्त तमाम अशिया खदमात की ज़री मालियत बशमूल ज़ेर ज़मीन या मख्फी अशिया खदमात की मालियत को जमा किया जाए, क्योंकि बसा औकात पैदावार के कुछ हिस्से लोग अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं और मंडी में फ़रोख्त के लिए नहीं लाते, जिसकी मालियत कौमी आमदनी में शुमार होने से रह जाती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो अगर किसान है उसने अगर 10 kg गंदम पैदा किया, अब वो 5 kg वो इर्द गिर्द अपनी फैमिली में ही दे देता है और वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो मार्केट में सेल नहीं होती, तो वो नेशनल इनकम में शुमार नहीं होगी। हालांकि वो जो गंदम है वो उस मुल्क में पैदा हुई है और उसके बदले किसान ने कोई ना कोई बेनिफिट हासिल किया है, लेकिन वो मार्केट में चूँकि फ़रोख्त नहीं होती तो नेशनल इनकम में वो शुमार नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को शुमार होना चाहिए। इसी तरह से कारोबारी हजरात जो हैं वो अपने टैक्सों से बचने के लिए अपनी पैदावार आमदनी के बारे में सही मालूमात फ्राहम नहीं करते। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा कि ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया जो है वो भी शुमार होनी चाहिए, लेकिन वो शुमार होने से रह जाती हैं। इसी तरह अगर कोई अपनी आमदनी के बारे में सही मालूमात फ्राहम नहीं करता तो वो भी जो नेशनल इनकम में शुमार नहीं होती और नेशनल इनकम का जो डाटा है वो रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह पैदावारी मालियत में ये हिस्सा भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं होता। मज़ीद बरात दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ। अब कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स हैं जिसको अब हम देखते हैं। अब ये हम जो है ना गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में पढ़ रहे थे कि इसमें सबसे पहले जो है आ जाती है स्मगलिंग, ठीक है, दूसरा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तीसरी है चोर बाजारी। ठीक है, स्मगलिंग अब क्या होती है? स्मगलिंग जो है ये देखें, इलीगल ट्रेड गुड्स क्रॉसिंग द बॉर्डर विदाउट लाइसेंस। स्मगलिंग जो है ये एक इकोनॉमिक क्राइम है। किसी भी मुल्क से जब हम तजारत करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन शामिल होती है। गवर्नमेंट के लाइसेंस के बगैर किसी भी मुल्क से हम कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई शख्स छुप के गवर्नमेंट से परमिशन लिए बगैर, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए बगैर और उस ट्रेड के ऊपर टैक्स दिए बगैर अगर दूसरे मुल्क से ख़रीदता है या बेचता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है छुप के, तो उसको हम स्मगलिंग कहते हैं। तो ये अलाउ नहीं है। अगर हम बहुत सारी जो प्रोडक्ट, जैसे अगर चीनी है, अगर मुल्क से बाहर स्मगल कर दी जाए तो पाकिस्तान के अंदर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ उसको एक्सपोर्ट करना, लेकिन फिर भी अगर कोई छुप के उसे एक्सपोर्ट कर देता है तो वो स्मगलिंग कहलाती है। तो ये इकोनॉमिक क्राइम है। जो स्मगल्ड अशिया होती हैं वो अपने अकाउंट्स में लोग शो नहीं करते क्योंकि वो इलीगली कर रहे हैं वो काम, तो इसलिए वो जो आउटपुट होती है वो अपने डाटा के अंदर, वो अपनी इनकम के अंदर शो नहीं करते। तो इस तरह से नेशनल इनकम का जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरी थी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, होर्डिंग। ठीक है, होर्डिंग जो है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या होती है, जिसमें हम जो गुड्स होती हैं उसको हम आर्टिफिशियल जो है वो शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए मार्केट में हम उसको स्टोर कर लेते हैं गोदाम में, ताकि उसकी कीमतें जब बढ़ जाएं, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर हम बढ़ी हुई कीमतों पर
मार्केट में सेल करके अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये भी एक क्राइम है, गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती, इसकी सज़ा है। और तीसरा जो क्राइम है वो ब्लैक मार्केटिंग है। ब्लैक मार्केटिंग में होता है कि जो कोई भी ऐसी जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ने उसको सेल करने की इजाज़त नहीं दी, तो वो उसको कोई सेल कर रहा है फिर भी, और या फिर गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपीज़ पे सेल करने के लिए कहा है तो वो कोई उसको 120 रुपीज़ पे सेल कर रहा है, या फिर यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस उसकी तय की है उस प्राइस से कम पे या ज़्यादा के ऊपर उसको छुप के सेल कर रहा है, तो वो ब्लैक मार्केटिंग है। तो ये भी इकोनॉमिक क्राइम है और इसकी भी इजाज़त नहीं होती। तो ये सारे जब क्राइम्स जो लोग करते हैं, इसमें चोर बाज़ारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी होर्डिंग, चोर बाज़ारी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी जो ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ कहलाती हैं या ब्लैक इकॉनमी कहलाती है, अंडरग्राउंड इकॉनमी कहलाती है। तो अगर अंडरग्राउंड इकॉनमी बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में है तो वो नेशनल इनकम का जो डाटा है वो अंडर स्टेटेड होगा, यानी कि असल जो पैदावार है उस मुल्क की ज़्यादा होती है, लेकिन अंडरग्राउंड इकॉनमी की वजह से वो जो पैदावार है वो अकाउंट्स में शो नहीं होती, जिसकी वजह से नेशनल इनकम का जो डाटा है वो कम हमें नज़र आता है, अंडरस्टेटेड नज़र आता है। तो ये सारे इश्यूज़ थे इसके अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।